नमस्कार, मैं रविशंकर फिर से स्वागत करता हूं आपका हेल्थ पैंडेमिक्स इन यूके इस फाइनल सेशन में। और हमारे साथ जर्मनी से लाइव हैं डॉक्टर सतीश रंजन, सीनियर साइंटिस्ट, मॉलिक्यूलर इम्यूनोलॉजिस्ट एंड ड्रग डेवलपमेंट साइंटिस्ट। अभी 2 दिन पहले इन्हें गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड में जो डिजास्टर यूनिट होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट होती है, उसमें इन्हें पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स में शामिल किया गया है। और वो इसलिए किया गया है, जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम डेवलप किया जाता है किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम का, तो उसमें इनकी ओपिनियन काफ़ी अहमियत रखेगी। सो ये हम सब के लिए, रादर देन सेइंग कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर सतीश, ये कॉन्ग्रेचुलेशंस हम सब के लिए ज़रूरी है। आप भारत से बाहर रह रहे हैं, आप वहाँ पर आपके काम से जो है हम सभी को लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। तो हमने पहले सेशन में डॉक्टर साहब बात की थी, हमने एक आमतौर पर कोरोना इन्फेक्शन को समझा था, उससे बचना क्यों ज़रूरी है ये समझा था। दूसरे सेशन में हमने समझा था कि यदि कोरोना इन्फेक्शन हो जाता है तो वो किस प्रकार से अलग अलग स्टेजेस में शरीर में प्रवेश करता है। और तीसरे में हमने समझा था कि जब शरीर में प्रवेश हो जाता है कोरोना वायरस का, तो उसे डायग्नोस कैसे किया जाता है, साइंटिफिक प्रोसेस उसका क्या है। और आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि जो इसका इलाज है, जो इसके मैनेजमेंट की प्रक्रिया है, जैसे कि हमने अपने प्रमोशन में कहा कि यदि आपको शंका है कि आपको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, और यदि आपको वाकई में इन्फेक्शन हुआ है, तो इस केस में हमारे मैनेजमेंट का क्या तरीका, हमारा जो नेक्स्ट बिहेवियर है, बेसिकली दिस इज नॉट फॉर मेडिकल कंसल्टेशन एज वी सेड, ये हमारी जानकारी के लिए कि हम घबराए नहीं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए यदि हमें शंका है या हमें वाकई हमारे पास एक साइंटिफिक कंफर्मेशन आ चुकी है, तो उसके बारे में क्या करना चाहिए। और यहाँ पर मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा हमारे DTR SPR चैनल का, जो कि हमारे इस वक्त ब्रॉडकास्ट पार्टनर है, एंड दे आर हेल्पिंग अस टू हेल्प get this information to a broader segment of audience across India. So thank you so much. And so Dr. Satish, please बताइए. So first of all, thank you Ravi Shankar once again for organizing this wonderful webinar, and namaskar to all. तो जैसा रवि ने बोला कि आज हम इस सेगमेंट में इस कंक्लूड करेंगे कि कोरोना का डिफरेंट एस्पेक्ट हम लोगों ने बात किया है कोविड से रिलेटेड। तो आज हम बात करते हैं कि अगर आपको कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं या आपको कोरोना इन्फेक्शन का आपको डाउट होता है, या फिर आप ऐसे पेशेंट या ऐसे सस्पेक्ट के आप संपर्क में आते हैं जो कि कोविड हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या समझने की ज़रूरत है और आपको क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो फिर इसके लिए मैंने आज फिर से एक प्रेजेंटेशन बनाया है, एंड आई विल रिक्वेस्ट रवि टू प्लीज अपलोड इट सो दैट हम उसको आज देख के फिर समझते हैं कि कैसे हमें करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, आज जैसा रवि ने अभी बताया है कि आई हैव बीन अपॉइंटेड एज अ साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। Mr. Ravi, can you please help our channel partner, Mr. DR, Dr. Reddy? Yes. So I think I'll just please first get him connected. Please first get him connected. Okay. And then मैं इस बीच में आपको कुछ चीजें बताऊं। तो आज मैं जो भी टुडे आई विल टॉक इन माय पर्सनल कैपेसिटी, नॉट इन माय ऑफिशियल कैपेसिटी। और मैं आपको इसके बारे में पहले बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज जो हम लोग अध्ययन लेके आए हैं, ये हम लोगों ने, मैंने क्या किया है, दुनिया में जो टॉप मेडिकली डेवलप्ड वर्ल्ड है और इंडिया में जो एक्सपर्ट क्या क्या ओपिनियन है, जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करके और उन्होंने क्या अभी तक इंडियन पॉपुलेशन के ट्रेंड के बारे में समझा है, उनको और प्लस दुनिया में जो और विकसित देश है, अमेरिका हो गया, तो वहाँ पे जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, कैसे उन लोगों ने इस बीमारी को जो है से समझा है और कैसे लोग इस बीमारी के अलग अलग स्टेज में लोगों को मैनेज किया है और क्या उन्होंने ऑफिशियल गाइडलाइन दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने अध्ययन किया है प्रत्येक, क्योंकि कोविड का अभी हमारे पास कोई पक्का इलाज नहीं है। तो अभी हम लोगों ने अभी दुनिया में क्या चल रहा है, is he getting live now? Yes, he'll be just, I'll just send him the link, he'll be just joining.
Okay, so let him join. Let it confirm, and then we will start the PPT. Yeah. Okay. तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अभी जितना भी ट्रीटमेंट हमारे पास है, हम सब रीपर्पस ट्रीटमेंट है एक तरीके से। तो जितने भी ड्रग्स ऑलरेडी जो वायरस के ट्रीटमेंट से रिलेटेड, या फिर इसमें जो सिम्टम्स होती हैं उससे रिलेटेड, या फिर इसके डिजीज प्रोग्रेशन के साथ साथ जो चीजें डेवलप हो जाती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए जितनी ड्रग अभी तक हमारे पास अवेलेबल है उसको हम लोग रिपर्पस करके, और कोविड को हम इलाज करने में उसको अभी तक इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत कोविड के संबंध में बहुत सारी मेडिसिन के बारे में आप जानते होंगे। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना जरूरी है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है कोविड से संबंधित ट्रीटमेंट में, वो जानकारी कितना पुख्ता है, कितना साइंटिफिक एविडेंस के साथ आया है, कितना वैलिडेटेड है, या फिर किसी ने आपको बस अपना एक एक्सपेरिमेंट करके और आपने आप व्हाट्सएप पे उसने चला दिया और वो आप तक पहुंच गया और आप भी उसको यूज कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं। तो उसके बहुत सारे खामियाजा हो सकते हैं, बहुत सारे एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम फिर डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं कंफर्म होना चाहता हूं कि हमारे जो ब्रॉडकास्ट पार्टनर हैं उनके पास लाइव स्टार्ट हो गया है या नहीं। तो रवि हमें कंफर्म करेंगे, फिर हम फर्दर इसको स्टार्ट करेंगे। Okay. Just I think I sent him the. Okay, I think he is live now. Just tell him, just ask him that he is live, because he sent me a message that he is now live on YouTube. So I think we can start. I'll just share the this. Just ask him that Link. whether he is live on YouTube or not. Just that's all. Just ask him if he is live on YouTube, then we can proceed. Yeah, then we will proceed. We are live. Okay. Okay. If On he is the live, like I just sent him the link on the Facebook, which it is. but he is live on YouTube now. He is live on YouTube. Yeah. So, Just ask him if he yeah, is live. he's live on YouTube. Yes. So I Okay. sent him Just, the. okay, then proceed. So once again, hello, namaste to all the viewers on DRTSPR channel as well. Thank you very much for joining me today. So today we are going to talk about the post-COVID infection. So what? Yes, we are live now. There. Okay, they're all right. So, Yeah, fine. Thank yeah. you. Okay. So Thank let you. us start So this. Doctor, actually, I uh, just a just for moment. your information, you have joined late today. So we are going to talk about the COVID management post-infection. So in our last T two shows, R we have T already discussed S about A the R. nature of the virus. We have discussed about the course of the disease, and we have discussed about the diagnosis. You can all go and see our these videos on on Facebook page as well as YouTube channel. And today we are going to conclude this session with a discussion and information, sharing information about पोस्ट इन्फेक्शन मैनेजमेंट। सो ट्रीटमेंट कैसे करना है, ट्रीटमेंट का क्या क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और इससे पहले मैं हम लोग डिटेल में बात करें, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम आज किसी भी दवा के बारे में विशेष बात नहीं करेंगे। हम आपको किसी भी तरह का दवा का प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, और ना ही हम आपको किसी दवा को प्रिस्क्राइब करेंगे। हम आपको सिर्फ जो दुनिया में, इंडिया में जो स्टडी है और इंडिया में जो डॉक्टर्स का जो एविडेंस है, और जो दुनिया में विकसित देश हैं जैसे अमेरिका, वहाँ पे क्या मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है, उन सब का विश्लेषण करके हम आपको एक विस्तृत जानकारी बस देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका कोविड रिस्पॉन्स आपके अनुरूप हो और आप सुरक्षित रहें। जी रवि। Okay, Dr. Tanjala Seva Prasad Reddy, senior journalist from Hyderabad, and the authorized person for DRT SPR YouTube channel. So thank you for helping us broadcast this today to a wider audience. So here we are starting with the PowerPoint presentation. So I'm starting the screen sharing here. Yeah.
इस बीच में अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप सीधा मैसेज कर सकते हैं and Ravi will take the. Can you make it full screen if possible today? Let's try. Yeah, I'll just try. Just try. Yeah. Oh, wonderful. It's done. Yeah, please go to next. Please go to next. So this disclaimer I have already described that we are going to give you general information. We are not going to prescribe you any medicine for any stage of COVID. Yeah, let's go. Let's go next. Let's go next. So see, आपको अगर कभी भी ऐसा लगता है कि आप किसी भी कोविड पीड़ित संक्रमित आदमी के संपर्क में आए हैं और आपको किसी भी तरीके से डाउट ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं पब्लिक प्लेस में गए हैं और आपको लग रहा हो कि आप किसी तरह से संक्रमित हो, तो सबसे पहले आप अपने आप को आइसोलेट करें। आपको डाउट होता है तो सबसे पहले आप अपने आप को आइसोलेट करें। पहला स्टेप वो होता है। दूसरा स्टेप ये है कि आप पिछले 48 और 72 घंटे में जिन भी लोगों के संपर्क में आए हैं, आप उन लोगों को सूचना दे दें कि शायद मैं कोविड संक्रमित हो सकता हूं। इसके बाद आप ध्यान से मेरी बात सुने कि आपको फिर इसके बाद क्या करना है। तो सबसे पहले आप देखें कि आपको सिम्टम्स कुछ डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम्स डेवलप होते हैं, इसमें से देखिए जितने भी सिम्टम्स यहाँ मैंने लिखे हैं, तो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं और बहुत मोस्ट प्रिवेलेंट सिम्टम है। जैसे मोस्ट कॉमन सिम्टम में आपको फीवर डेवलप होता है, आपको सूखी खांसी होगी, आपको थकावट महसूस होता है। तो अगर इस तरह का कुछ सिम्टम महसूस होता है तो फिर आपको समझना चाहिए कि हाँ, हो सकता है कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। ठीक है। और इसके साथ साथ और भी आपको कुछ सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। आपको गले में खराश हो, गले में दर्द महसूस हो, कहीं जॉइंट में पेन महसूस हो, आपको डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बहुत लोगों को स्मेल चला जाता है, टेस्ट चला जाता है, स्किन में रैशेस हो सकती हैं। तो ये सारी सिम्टम्स जो है ये बताती है कि कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो। इसके साथ साथ कुछ लोगों में सीरियस सिम्टम्स भी डेवलप हो जाती हैं। सीरियस में सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, चेस्ट हेवीनेस हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है, आपको मूवमेंट में, बोलने में अगर तकलीफ होती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस समय शायद आपको सीरियस इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, जिसके बारे में शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा। तो दोनों सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आप शायद नोटिस ना भी करें और नोटिस करें। तो आपको इन माइल्ड सिम्टम्स का ध्यान रखना है। और आपने नोटिस नहीं किया है आपने अपने बिहेवियर को, अपने इंटरेक्शन को, तो फिर भी आपको ये सारे सिम्टम्स के आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। कुछ लोगों में जॉन्डिस भी हो सकता है, ब्लड शुगर फ्लक्चुएट। तो ये क्लिनिकल चीजें हैं, ये क्लिनिकल सिम्टम्स जब आप डायग्नोसिस करते हैं तो उसके बाद आपको ये सारा चीज पता चलता है। तो हम लोग पिछले बार बात कर चुके हैं कि अगर आपको कुछ भी सिम्टम होता है तो सबसे पहले आप अपना डायग्नोस्टिक कराइए। पहले अपना डायग्नोसिस कराइए कि आपको कोविड इन्फेक्शन है या नहीं है। तो कोविड इन्फेक्शन के डायग्नोसिस के बारे में हम लोगों ने पिछले एपिसोड में, पिछले सेशन में बहुत विस्तार से बात किया है। आप उसमें जा करके सारी जानकारी देख सकते हैं। नेक्स्ट चले प्लीज। डॉक्टर सतीश, मेरे ख्याल से डॉक्टर शिवारेड्डी सेइंग थोड़ा सा आपको जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा, लाइव okay, in that case I will also make my volume completely. Yeah, okay. तो आई थिंक कि हम अभी रिपीट तो नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ से वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इसको ज़्यादा लाउडली इसको प्रेजेंट करें। तो मैंने अभी बताया कि ये जो सिम्टम्स है, जितने सिम्टम्स हैं, इसके बेसिस पे सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत होती है कि आप किस कैटेगरी में हैं, कि आपकी डिजीज सिवियरिटी क्या है, कि आप किस कैटेगरी में इस समय हैं। अगर आपको ये पता होता है तो आपका रिस्पॉन्स बहुत ही अप्रोप्रिएट हो सकता है, बहुत ही सही हो सकता है और आपको रिकवरी में इससे बहुत मदद मिलेगी। तो सबसे पहले मैंने जो विस्तृत जो सिम्टम्स है इसके बेसिस पे मैंने क्लासिफाई किया है माइल्ड। तो माइल्ड का मतलब क्या होता है कि जब आपको इनिशियल, जिसको कहते हैं बीमारी के, गो बैक, जो आपके इनिशियल बीमारी के लक्षण होते हैं उसको माइल्ड कैटेगरी में रखा गया है। जैसे आपको हल्की खांसी हो रही है, हल्का जुकाम हो रहा है, छींक आ रही है, हल्का फीवर है, हल्का हेडेक है, लेकिन एक चीज आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है और ये माइल्ड सिम्टम्स है तो आप अपने आप को उस समय माइल्ड की कैटेगरी में आप इसको समझ सकते हैं। और इसका क्या इम्प्लीकेशन होता है आगे मैं बात करूंगा। इसके बाद अगर सिम्टम्स बढ़ते हैं तो उसको मॉडरेट हम लोग क्लासिफाई करते हैं। उसमें आपका ये सारा सिम्टम्स तो रहेगा, साथ ही साथ आपको
ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है कि ब्रीदिंग में आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, आपका सांस जो है सो लगेगा कि कम पड़ रहा है। तो उस समय आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अपना चेक करने का जरूरत होता है, आपको अपना रेस्पिरेशन रेट देखने का जरूरत होता है। और अगर आपको चेस्ट में लगता है कि भारीपन है, या आपको लगता है कि मुझे चेस्ट में पेन है, कंजेशन है, तो उस समय आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फर्दर डायग्नोसिस के लिए भी जाना चाहिए, जिसको हम HRCT कहते हैं, हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन इसको कहते हैं। ये आपके चेस्ट में इन्फेक्शन को पता करता है कि वायरल का इन्फेक्शन कितना है, और साथ ही साथ ये भी पता करता है कि आपके लंग में जो कैपिलरी है, जो ब्लड वेसल्स है, उसमें अगर डैमेज हुआ है और उसमें अगर क्लॉटिंग होने के बाद कुछ अगर जिसको हम थ्रॉम्बी बोलते हैं, अगर वो थ्रॉम्बी बना है तो वो उसमें डिटेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए जब तक आपको माइल्ड है, आपको HRCT कराने की उस समय जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जब ये मॉडरेट सिम्टम डेवलप होते हैं उस समय आप HRCT कराएं, क्योंकि ये रेडिएशन बेस्ड है। तो रेडिएशन बेस्ड होने से आपको रेडिएशन इंजरी और इसके खामियाजा भी इसके साथ होती है। इसलिए आपको बार बार HRCT नहीं कराने की जरूरत है, अनलेस एंड अनटिल आपका सिम्टम उस तरफ आपको इशारा करता है। इसके बाद है कि सीवियर कैटेगरी। तो सीवियर कैटेगरी में क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। तो बाकी सिम्टम्स तो रहेंगे, आपको खांसी तेज होगी, बुखार भी हो सकता है काफी रहे, लेकिन हाँ आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा उस समय होगी। आपका रूम एयर पे ऑक्सीजन जो है अगर 90 से कम आने लगेगा, तो आपको इन्वेसिव ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है उस समय। तो उस समय आपको हॉस्पिटलाइजेशन तो मस्ट है। और आप HRCT जब स्कैन होता है तो उसका भी स्कोर आपको काफी हाई दिखेगा, और फिर आपके क्लिनिकल सिम्टम्स से हम उसको कोरिलेट करके, और आपके जो इसके साथ साथ मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बताया है कि आप उसमें देखिए कि आपको ब्लड टेस्ट भी बहुत सारे करवाने होते हैं। तो वो करवा के हम क्लिनिकल फाइंडिंग और आपके सिम्टम्स के बेसिस पे फिर यहाँ से हम लोग अपना रिस्पॉन्स तय करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो देखिए, अभी जो इंडिया में मुख्यतः जो ट्रीटमेंट है, इंडिया में जो अभी तक मैं समझ पाया हूँ, पांच तरह का ट्रीटमेंट है। सॉरी, यहाँ पे वन वन दो बारी आ गया है। पहला है कि सही ट्रीटमेंट। तो राइट ट्रीटमेंट में क्या है कि अगर आपने अपने सिम्टम्स को बहुत अच्छे से पहचाना, आप बिना पैनिक में, बिना फियर किए, आप प्रॉपर एकदम, जिसको सेंसिबल रिस्पॉन्स कहते हैं, आपने पहले अपने सिम्टम्स को पहचाना, आपने अपना करेक्ट डायग्नोसिस करवाया, और उसके बाद आप जो है एक प्रॉपर मेडिकल एडवाइस में अगर आप जाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप रिकवर होते हैं। अभी आप इंडिया में देखेंगे तो रिकवरी रेट करीबन करीबन 86% के आसपास है। ये घटा है, पहले एक्चुअली रिकवरी रेट हमारा बहुत अच्छा होता था। इसके पीछे वजह है, और इसके पीछे अभी जो सबसे मुख्य वजह जो नजर आ रही है, वो है ट्रीटमेंट, गलत ट्रीटमेंट की तरफ जाना लोगों का। उसमें सबसे पहला है कि लोग सेल्फ ट्रीटमेंट में चले जाते हैं। तो किसी भी तरह का र्यूमर में, मेरे फ्रेंड में, मेरे रिलेटिव में, मेरे इसमें, ये जो एडवाइस आती है, आपकी नॉन साइंटिफिक एडवाइस आती है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप उसमें आ करके और आप सेल्फ ट्रीटमेंट में चले जाते हैं। तो सेल्फ ट्रीटमेंट में जो मेडिकेशंस अभी जो है, एक्चुअली ये सारी, जैसे मैंने बताया कि ये सारी रीपर्पस ड्रग है। तो रीपर्पस ड्रग है, तो बहुत ड्रग नॉन स्पेसिफिक होती हैं, और इसका बहुत साइड इफेक्ट भी होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपने जल्दबाजी में आके बिना सही अपना रिस्पॉन्स लिए, बिना अपना जांच करवाए, और बिना अपने सिम्टम्स को जान समझे बगैर, आपने बिना मेडिकल एडवाइस के अगर वो सारा ड्रग खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप माइल्ड से सीवियर हो जाते हैं, मॉडरेट हो जाते हैं, और आप में और भी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। तो फिर ये सारा जो है, फिर आपका रॉन्ग ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाता है। आप पैनिक में आकर के फिर और भी आप जो है, जो कहीं सुनी बात पे आके आप अपना उपचार खुद करने लगते हैं। तो ये सारा कंप्लीटली एक रॉन्ग ट्रीटमेंट आपका चालू हो जाता है, और जिसकी वजह से आपकी सिचुएशन और अच्छे होने से और खराब होती चली जाती है। फिर ओवर ट्रीटमेंट भी हो जाता है। अगर आपका क्लिनिकल इवैल्यूएशन सही तरीके से नहीं हुआ है, और आपका डिजीज का एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, अगर उसको समझे बगैर अगर किसी तरह का ट्रीटमेंट हो जाता है, तो ये एक रॉन्ग ओवर ट्रीटमेंट है। उसके बाद एक तो बहुत दुखद स्थिति होती है जब लोगों के पास ट्रीटमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। तो इस पे मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान रखना है, इस जब भी आपको कोरोना का संक्रमण होता है, तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि जब 86% लोग सही रिकवर हो रहे हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं वो चीजें करूं जो 86% लोग करते हैं।
मैं उसमें क्यों जाऊं कि जिसकी वजह से मेरा रिस्क बढ़ता है या जिसकी वजह से मेरा रिकवरी जो है थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप हमेशा अपने आप को 86% लोगों वाला रिस्पांस में लाने की कोशिश कीजिए और उसका सही कैटेगराइजेशन मैंने किया है। आपको बेहतर समझदारी होनी चाहिए, आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग अपने क्लिनिकल सिम्टम्स के बारे में होना चाहिए और एग्जैक्टली आपको सिम्टम्स के बेसिस पे आपको अपने डॉक्टर के सलाह पे ही आपको मेडिसिन लेने चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। अगर कुछ सवाल है तो फिर मैं यहाँ आपको बता सकता हूँ, अगर कुछ भी सवाल इससे जुड़े हुए हाँ, हैं। एक्चुअली इस बारे में जो आपने ये बोला कि जिन्हें शक है कि उन्हें सिम्टम्स है या नहीं है, लेकिन वो अपने आप को 86% के इसमें मान करके चले। सो आज एक कहीं बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि टेस्ट पे हम भरोसा करें या ना करें। मेरा जवाब उनको यही था कि यदि आपको शक है कि जो आपका आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है, यदि आपको उस पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप किसी दूसरी जगह से, किसी अच्छी जगह से आप उसे फिर से दोबारा करा करके देखें। तो इसमें आप कोई सजेशन देना चाहेंगे इसमें जो मैं। देखिए, टेस्ट और सिम्टम्स ये दोनों कोरिलेट होता है, हमेशा क्लिनिकल फाइंडिंग को आपके सिम्टम्स से कोरिलेट किया जाता है। तो हम्म, अगर आपने ऐसे समय टेस्ट कराया हो जब आपने सिम्टम बिल्कुल भी ना हो या वायरल लोड हो सकता है, आप आज कांटेक्ट में आए हैं और आज जरूरी नहीं है कि वायरल लोड इतना हो कि वो डिटेक्ट हो जाए, तो उस सिचुएशन में आपको टेस्ट कराने का भी कोई फायदा नहीं होता है। तो इसीलिए बार बार टेस्ट करवाना और शक लगा के टेस्ट करवाना वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं है। जब तक आपको एक प्रॉपर सिम्टम अपने आप में नहीं नजर आता है और आप श्योर हैं कि मैं किसी कोविड पेशेंट के संक्रमित पेशेंट के संपर्क में आया हूं, तभी आप टेस्ट करवाएं प्योरली बेस्ड ऑन योर सिम्टम्स। तब आप उसको अपने टेस्ट रिजल्ट से मैच करके देखें, और अब फिर भी अगर आपका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आता है तो हो भी सकता है कि आपको नॉर्मल कोल्ड हो, नॉर्मल फ्लू हो। तो आप 1-2 दिन पुनः वेट कर सकते हैं और आप अपने सिम्टम्स को देखें कि वो किस तरफ लग रहा है कि वो जा रहा है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्थिति जो है वो थोड़ी बिगड़ रही है या माइल्ड से थोड़ा मॉडरेट की तरफ जा रहा है, आपका सिम्टम थोड़ा एग्रेवेट हो रहा है, तो फिर आप जरूर उस स्थिति में जाके पुनः टेस्ट करवाएं। लेकिन बार बार सिर्फ डाउट के बेसिस पे टेस्ट कराना बहुत अच्छा नहीं है, ये रिसोर्स का भी मिसयूज है और अपने आप का साइकोलॉजिकली अपने आप को भी स्ट्रेस में डालने वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप प्योरली अपने सिम्टम्स को समझें और उसके बेसिस पे आप टेस्ट करवाएं और उसको आप कोरिलेट करके देखें, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपकी स्थिति क्या है। अब हम आते हैं कि जो अभी जो पूरी दुनिया में जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, यहाँ पे मैं किसी भी मेडिसिन का नाम नहीं लूंगा। मैं एक जो साइंटिफिक नेम है उसी का जो उन्होंने क्लासिफाई किया है उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ, आप अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए या पर्सनल जानकारी के लिए आप जा सकते हैं NIH के वेबसाइट पे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, US का वेबसाइट है, आप उस पर जाएंगे। वहाँ पे उन्होंने जितनी भी आप दवा के बारे में जानते हैं, एक एक दवा के बारे में उन्होंने पूरा साइंटिफिक स्टडी करके, देखिए साइंटिफिक स्टडी का क्या मतलब होता है और सेल्फ मेडिकेशन में क्या अंतर होता है ये समझना बहुत जरूरी है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने ये दवा खा लिया तो ये ठीक हो गया मुझे। तो मैंने कहा इस जो आपका कंक्लूजन है ये आपका सिर्फ पर्सनल है, लेकिन इस सिचुएशन में हमारे पास कंट्रोल नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि दो आदमी हो और दोनों का सेम कंडीशन हो, और एक आदमी बिना दवा खाए भी ठीक हो सकता है और एक आदमी दवा खाते हुए ठीक हो सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो दवा जो आपने खाया है वो दवा की वजह से आप ठीक हुए हैं, बिल्कुल इसका कतई ये मतलब नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल नहीं होता है, तो इसीलिए जो कही सुनाई बातों को इसीलिए लोग को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल होता है जिसका कोई साइंटिफिक जिसको आप कहते हैं ना कि कंट्रोल नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कि वैक्सीन में भी जब हम ट्रायल करते हैं तो कंट्रोल यूज करते हैं, तो कंट्रोल होना बहुत जरूरी होता है और पर्सनल एडवाइस में कभी कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए उसको कभी भी नहीं फॉलो करना चाहिए, खासकर कोविड जैसे कॉम्प्लेक्स डिजीज में। तो इसीलिए हम लोग साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। उस किसी भी दवा के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, आप किसी एंटीबायोटिक्स के बारे में जानते हैं, तो आप एंटीबायोटिक्स को कैसे उस पर भरोसा करेंगे। तो उसमें हम दो ग्रुप में लोगों को
दिया जाता है। एक ऐसे ग्रुप है जो संक्रमित है, अगर उनमें वो दवा देने पे अगर उसका कुछ सही पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरे ग्रुप है सेम वैसा ही है, उनको वो दवा नहीं देते हैं और उसके बाद उनका क्या इम्पैक्ट होता है। अगर दोनों में कोई अंतर नहीं है तो इसका मतलब है कि आप एंटीबायोटिक्स खा करके आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें इस तरह का अध्ययन पे भरोसा करना चाहिए जो कि प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी इवैल्यूएशन करके आपको कंट्रोल के साथ देता है। इसीलिए मैं आपको इस तरह की जानकारियां यहाँ देता हूँ कि आप इस तरह के जो इंस्टीट्यूट हैं जो कर रही हैं वहाँ पे उसके वेबसाइट पे जाए और वो आपको पूरा क्लिनिकल डेटा आपको अवेलेबल कराते हैं। आप वहाँ देखें और फिर आपको बिल्कुल भरोसा हो जाएगा कि मुझे ये दवा खाना है कि नहीं खाना है। अब जैसे एंटीबायोटिक्स की मैं बात करता हूँ, तो जो एनआईएच का रिकमेंडेशन है वो कहते हैं कि कभी भी आपको नहीं लेना चाहिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मैं भी बहुत दिनों से इसके बारे में आपको बोलता हूँ कि अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है तो उस समय आप एंटीबायोटिक्स का सेवन ना करें। कल हिंदुस्तान के भी बड़े अखबार में डॉक्टरों ने लिखा है इसके बारे में कि ऐसा करने से बहुत नुकसान होता है। तो मैंने भी आपको बहुत बार बताया ऐसा करने से क्या होता है कि सबसे पहले आपने एंटीबायोटिक्स ले लिया लेकिन आपने कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, तो वो क्या करता है आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो गट है, उसमें जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है उस पे वो असर करता है, वो खत्म हो जाता है, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। आप में से बहुत लोगों ने महसूस किया होगा कि जब आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो उस समय आपको प्रोबायोटा योगर्ट और प्रोबायोटिक चीजें खाने को बोली जाती है। क्यों बोली जाती है? क्योंकि उसमें आपका गट फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है। तो हमको वो गट फ्रेंडली बैक्टीरिया का साइंटिफिक क्या काम होता है, तो वो गट फ्रेंडली बैक्टीरिया आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपने एंटीबायोटिक्स खा लिया और आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, मान लीजिए कि आपको वायरल इन्फेक्शन है, तो वायरल इन्फेक्शन में आपको एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता है। आपने आपने एंटीबायोटिक्स लेकर के आपने अपने गट बायोटा को भी वीक कर दिया तो आपका इम्यून सिस्टम उस समय थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। तो जो इम्यूनिटी आपको वायरस से लड़ने में मदद करेगी, आपने गलती में आके क्या किया, आपने अपनी इम्यूनिटी को खुद कमजोर कर दिया। तो आप देखिए किस तरह से सेल्फ मेडिकेशन एक रॉन्ग ट्रीटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इतना आपको डिटेल में जानकारी होना बहुत जरूरी है। और इसका एक जो दूरगामी असर होगा, अगर हम इस तरह का से जैसे अभी एंटीबायोटिक्स लोग इंडिया में खा रहे हैं, अगर इस तरह से हम एंटीबायोटिक्स का सेवन करते रहेंगे बिना वजह और वजह भी, तो क्या होगा कि ये सारे बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएंगे। तो ये जितना एंटीबायोटिक से आने वाले समय में जिनको इन्फेक्शन होगा उन पे भी काम नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली आपको समझना पड़ेगा कि आपका एक कदम किस तरफ आपको ले जा रहा है, आपको रॉन्ग ट्रीटमेंट की तरफ ले जा रहा है और ओवरऑल जो इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में क्या होगा इसको भी आपको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने इतना डिटेल में इसके बारे में बताया। तो आपको सिम्टम्स में मैंने इसीलिए खासकर बोला है कि जब तक कि आपको गले में इन्फेक्शन ना लगे या जब तक आपको डॉक्टर ये ना बोले कि हाँ आपके गले में इन्फेक्शन है, आपको लेना चाहिए, तभी आप वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक ले। अदरवाइज आपको एंटीबायोटिक उस समय लेने से आपको बैक्टीरिया वायरस से लड़ने में मदद नहीं मिलेगी बल्कि आपका नुकसान हो सकता है। तो बहुत जरूरी है आपको इस चीज को समझना। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, लोग एंटीवायरल ड्रग्स ले लेते हैं। एंटीवायरल ड्रग कभी भी आपको सेल्फ यूज के लिए नहीं है। देखिए ये एंटीवायरल ड्रग्स क्या होती है, ये बहुत हाई एंड मेडिसिन होती हैं जो कि वायरस के रेप्लिकेशन को रोकती है। मैंने आपको पिछले बार बताया था डायग्नोसिस में कैसे पीसीआर में कैसे जो हम साइकिल से रेप्लिकेट करते हैं। तो वायरस क्या होता है, वायरस आपके सेल में जब चला जाता है तो वायरस एक से हजारों वायरस में बनता है। तो जब वो वायरस बनने की जो प्रक्रिया में होती है तो उस समय हम स्पेसिफिक ड्रग से उसका रेप्लिकेशन को रोक देते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन होता है। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है, कोई जरूरी नहीं है कि जिस ड्रग को आप ले रहे हैं वो किसी एक वायरस को रेप्लिकेशन रोकता है तो आपको कोरोना वायरस का भी रेप्लिकेशन रोक देगा। तो इसका हमको पूरा परिणाम जो है पूरा साइंटिफिक स्टडी के साथ होना चाहिए। तो आप जाइए, आपको बहुत सारे एविडेंसेस मिल जाएंगे। आप जितने भी एंटीवायरल ड्रग जानते हैं जिनका नाम बहुत कॉमन है, मैं आज किसी भी ड्रग का नाम लेके डिस्कशन नहीं करूंगा। ठीक है। तो आपको इसके बारे में समझने की बहुत जरूरत है। अगर आपने इस दवा का गलत इस्तेमाल कर लिया तो आपको बहुत सारा साइड इफेक्ट इसका भुगतना पड़ सकता है और यहाँ से फिर आपका रॉन्ग ट्रीटमेंट और ओवर ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। आपको एक सेकेंडरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा और जिसका आउटकम आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत एडवर्स आउटकम होता है। और फिर इससे जो रिलेटेड जो आपको सिम्टम्स डेवलप होंगे
फिर आप उसके पीछे आप ट्रीटमेंट में आपका सारा एनर्जी और सारे डॉक्टर का फोकस लग जाएगा, तो हो सकता है कि जो वायरस से हम रिकवर हो सकते थे उसको हमने और सीवियर बना दिया इन इन चीजों की वजह से। अगला आता है HIV प्रोटीएज इनहिबिटर। ये बहुत कॉमन ड्रग है, ये सारे लोग खा रहे हैं, ठीक है, इतना ही मैं बोलूंगा। एंटीबायोटिक्स के साथ जो ड्रग दी जाती है वो HIV प्रोटीएज इनहिबिटर्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, खासकर नॉन हॉस्पिटलाइज लोगों में, जो लोग अस्पताल में जिनकी भर्ती की जरूरत नहीं होती उनमें बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। उन्होंने तो इवन हॉस्पिटलाइज लोगों में इसको मना कर दिया है कि आप इसको प्लीज मत दीजिए। तो आप समझिए कि क्यों वो लोग इन चीजों के बारे में इतना स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि नहीं लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब निकल के आ रहा है सारी स्टडीज में कि जो रिपर्पस ड्रग है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है या बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। हाँ, केस टू केस सिचुएशन इवेल्युएशन करके पूरा क्लिनिकली लेट द डॉक्टर डिसाइड, उनको लगता है तो वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, तो वो आपको चीजों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से लेते हैं तो आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपकी समझदारी नहीं होती है इसके बारे में। तो इसीलिए आपको बचना चाहिए इन सारी ड्रग जितने आप मेडिसिन को जानते हैं सेल्फ मेडिकेशन से। उसके बाद एंटीकोगुलेंट। अब एंटीकोगुलेंट आपको कब लेना है, क्यों लेना है, इसके लिए प्रॉपर टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट में आपको पता चलता है कि हाँ आपका एक पर्टिकुलर पैरामीटर एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर है तो आपको एंटीकोगुलेंट लेने की जरूरत होती है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपको कोरोना इन्फेक्शन हो गया तो आप एंटीकोगुलेंट भी ले लें, आप एंटीबायोटिक भी ले लें, एंटीवायरल ड्रग भी ले लें और ये आप प्रोटीन इनहिबिटर भी ले लें, बिल्कुल मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सावधानी की जरूरत होती है कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवाने के बाद जब आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि हाँ आपका ये पर्टिकुलर पैरामीटर बढ़ा हुआ है, डी डाइमर इसमें बता सकता हूँ क्योंकि ये तो एक डायग्नोस्टिक चीज है, ये कोई मेडिसिन का नाम नहीं है, ये डायग्नोस्टिक है। डी डाइमर लेवल बहुत एलिवेटेड, मैंने पहले भी बताया कि डी डाइमर लेवल एलिवेटेड है तो वहाँ वो दर्शाता है कि आप में क्लॉटिंग होने का खतरा रहता है। तो इस वजह से आपको उस समय एंटीकोगुलेंट देने की जरूरत होती है ताकि आप में क्लॉटिंग ना हो और आप किसी भी तरह के स्ट्रोक से सुरक्षित रहे। इसके बारे में मैंने कई बार ही बताया और आप और भी वीडियोस में मेरे देखेंगे तो उसमें आपको पूरा डिटेल में जो डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी है उससे आपको पता चल जाएगा कि क्यों इसका इतना इंपॉर्टेंस है। हाँ, अगर आपने बिना डी डाइमर एलिवेटेड लेवल में खा लिया तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा क्या होगा कि आपको ब्लीडिंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो मुझे बहुत ऐसे लोग मिले हैं जो कह रहे थे कि मुझे जो है सो मेरे साथ ऐसा ऐसा ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। जब मैंने उनको पूछा तो देखा कि वो एंटीकोगुलेंट ले रहे थे, और जब उनको ओके। ब्लड टेस्ट तो उनको पता ही नहीं कि ब्लड टेस्ट भी क्या होता है। तो जहाँ इस तरह की चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स होती चीजें हैं और उस समय आप कहीं सुनी बातों पे अगर आप इस तरह का मेडिसिन ले लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका खामियाजा भी क्या होता है। तो इसीलिए मैं आपको दोनों साइड ऑफ द थिंग्स बता रहा हूँ कि एंटीकोगुलेंट हाँ उस समय आपको जान भी बचाता है, लेकिन अगर आप बेवजह लेते हैं तो आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी फिर हो जाएंगे, फिर आपको कहीं से ब्लीडिंग भी होनी शुरू हो सकती है। तो इसीलिए आप कभी भी सेल्फ मेडिकेशंस में ना जाएं और प्योरली अपना क्लिनिकल फाइंडिंग्स और डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे ही आप ये सारा मेडिसिन का इस्तेमाल करें। इसके बाद स्टेरॉइड्स। हर आदमी स्टेरॉइड्स लेना सोचता है कि स्टेरॉइड्स ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन फैला दिया गया है कि आप ब्लड थिनर जिसको एंटीकोगुलेंट बोलते हैं आप वो ले लीजिए और स्टेरॉइड ले लीजिए तो आप कोविड से बच जाएंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये कोविड के किस स्टेज में इसको इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने एंटीकोगुलेंट के बारे में बताया कि अगर जरूरत नहीं है तो आप करेंगे तो आपका क्या खामियां हो जाएगा, सेम उसी तरह से स्टेरॉइड है। आपने आपने माइल्ड है, आपने बहुत माइल्ड सिम्टम है और उस समय आपने ये सारा स्टेरॉइड्स ले लिया तो आपको स्टेरॉइड्स का सबसे बड़ा खामियाजा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर 10 साल रिसर्च किया है। स्टेरॉइड्स आपके इम्यून सिस्टम को अल्टर कर देंगे, आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देंगे। तो जो इम्यूनिटी आपको उस समय वायरस से लड़ने के लिए चाहिए वो इम्यूनिटी आपका सप्रेस हो जाएगा। तो आप जब आपका इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगा तो आपकी स्थिति अच्छी होगी कि खराब होगी, अब आप खुद समझ जाइए। तो आपको इसका फायदा मिलेगा कि इसको कितना बड़ा खामियाजा मिलेगा आपको खुद अंदाजा हो जाना चाहिए। तो इसीलिए ये जो मेडिकेशंस होती हैं इसका ये बहुत ही हाई इंड मेडिकेशंस होती हैं और इनका बहुत ही पर्पसफुल यूज होना चाहिए सिम्टोमेटिक क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे। ये मेडिसिन कतई सेल्फ यूज के लिए नहीं है, किसी के लिए भी सेल्फ यूज के लिए नहीं है। डॉक्टर्स भी अगर चाहेंगे कि मैं इसको सेल्फ यूज कर लेता हूँ तो उनको भी प्रॉपर क्लिनिकल फाइंडिंग्स के बेसिस पे ही यूज करना ही अलाउड है। इसीलिए मैं आपको इतना, क्योंकि इसका बहुत परिणाम अभी क्या हो रहा है हमारे देश में, इनकी वजह से जो है वो रिकवरी रेट कम हो रहा है,
लोग ज़्यादा बीमार, सिविरिटी ऑफ द डिजीज वो ज़्यादा बढ़ रहा है, और यंग लोग खासकर इन मेडिसिन को जल्दी ले लेते हैं अपने आप को बचाने के चक्कर में। और यंग लोगों में देखिए बीमारी की तादाद जो है बहुत तेजी से बढ़ी है, और हमारे खामियाजा भी बहुत उतना ही तेजी से, हमें नुकसान उतना ही ज्यादा हुआ है। इसके बाद अगला है साइटोकाइन। बेसिकली डॉक्टर सतीश, यहाँ पे मैं दर्शकों के लिए एक ज़रूरी बात यहाँ ज़रूर रिमार्क के तौर पे बताना चाहूँगा कि कई केसेस में जैसे एक जनरल इंस्ट्रक्शन आती है, एडवाइजरी आती है कि आप होम क्वारंटाइन हो सकते हैं, आपको हॉस्पिटल में पैनिक होकर आने की, एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ की क्लैरिटी रखें कि ये आपने स्वयं डिसाइड नहीं करना है कि आपकी स्टेज जो है वो सीवियर है या नहीं है। आप ज़रूर से, यदि आपको शक होता है तो आप ज़रूर से जो है डॉक्टर के संपर्क में आए, उनके एडवाइस के हिसाब से जो है टेस्ट कराएं, प्रिकॉशंस लें। लेकिन कहीं से भी यदि, जैसा डॉक्टर सतीश ने कहा कि यदि आपके फ्रेंड को डॉक्टर ने बोला था कि आपका माइल्ड है, आप घर पे रह सकते हो, और आपको लग रहा है कि आपके सिम्टम्स सिमिलर है, तो जो दवाइयाँ उन्होंने खाई वही आपने भी खा ली, तो ये एक बहुत बड़ा गलत कदम है। इससे बिल्कुल भी मत उठाइए। कहीं भी जो है, जो आपका शरीर है और आपके परिवार या आपके मित्र या कहीं आपके समाज के जो भी दूसरे लोग हैं, उनसे आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य वो बिल्कुल अलग है। तो इस चीज़ को ज़रूर से गांठ बांधें कि हर स्टेज के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी आपने करना है वो डॉक्टर की सलाह मशवरे के हिसाब से ही करना है। और दवाइयाँ तो खास करके अभी डॉक्टर सतीश ने हमारे साथ एक रिपोर्ट शेयर की है, और उसमें ये बात सामने आई है कि भारत में जो ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी है उसका मेन कारण जो है, लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, खुद से मेडिकेशन कर रहे हैं, और वो भी बिना किसी मॉनिटरिंग के। तो ये एक बहुत ही संकट वाली बात है, तो इस चीज़ से सावधान रहें। जी डॉक्टर सतीश। अभी आऊंगा हॉस्पिटलाइजेशन और उसके पे ना, अभी आऊंगा, आगे आगे भी आऊंगा मैं इस पर, फिर एक जी बार चर्चा करेंगे कि कब जी आपको हॉस्पिटल जाना है और आपको कब नहीं जाना है। तो अभी स्टेरॉइड्स तक हम लोगों ने बात कर ली थी। इसके बाद जो बहुत कॉमन जो लोग नाम जानते हैं वो है साइटोकाइन इनहिबिटर्स का। तो ये साइटोकाइन इनहिबिटर भी बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं और इसका भी बहुत खामियाजा है। और कोविड में खासकर हमको देखना होता है कि जो हम साइटोकाइन इनहिबिटर यूज कर रहे हैं उसका कोविड में आउटकम क्या है। वो किसी दूसरे बीमारी में अगर उस साइटोकाइन को इनहिबिट करके आपको बचाता है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि वो आपको कोविड में ही उतना कारगर होगा, क्योंकि कोविड बहुत कॉम्प्लेक्स एक डिजीज बन गया है और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। तो उसमें हमें सब चीज को समझना होता है। तो साइटोकाइन इनहिबिटर भी जो आप जानते हैं, आप ये सोचेंगे कि मैं खा लेता हूँ और इससे मुझे बच जाएंगे, तो आपको इसके दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा भुगतने पड़ सकते हैं। आप, मैंने पिछले बार बताया कि आप रॉश का स्टडी आप देखिए जो ये साइटोकाइन इनहिबिटर्स बनाती हैं, और क्लिनिकल डेटा भी मैंने शेयर किया था, यूएस का बहुत सारा डेटा, आप उसको जाके देखिए वो सारा चीज़, तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल कितना केस टू केस और सिम्टोमेटिक और क्लिनिकल फाइंडिंग्स के बेस पे इसका इस्तेमाल होना चाहिए। कभी भी इन चीज़ों के लिए रश नहीं करना चाहिए। अगला है प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा थेरेपी आपको बिल्कुल उस समय में करना है जब आपका लगता है इनिशियल वायरल लोड आप में है, तो उस समय, क्योंकि प्लाज्मा में क्या होता है, बेसिकली प्लाज्मा में जो रिकवर्ड लोग होते हैं उनका एंटीबॉडीज होता है। एंटीबॉडीज किसके खिलाफ होता है, तो वायरस के खिलाफ होता है। तो ये कोविड में सिर्फ वायरस की वजह से ही प्रॉब्लम नहीं होता है, वायरस के इन्फेक्शन होने के बाद बहुत सारा और कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाता है। और उस समय ऐसा भी होता है सीरियस केसेस में कई बार कि वायरस का लोड कम हो जाएगा लेकिन बाकी कॉम्प्लिकेशंस आपकी बढ़ी हुई रहेंगी और सिविरिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्लॉटिंग का खतरा बहुत हो सकता है। तो उस सिचुएशन में अगर आप चाहेंगे कि मैं प्लाज्मा दे देता हूँ, तो हो सकता है कि उस समय आपका वायरस का लोड उतना ज़्यादा नहीं है, तो प्लाज्मा देने से भी आपको कुछ लाभ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए प्लाज्मा हमें कब देना है और कब नहीं भी देना है और बिना वजह का भी क्यों देना है, ये सारा डॉक्टर्स एक अच्छे से क्लिनिकल इवैल्यूएशन करके आपको समझा सकते हैं। आप रश में, पैनिक में आकर के आप, ऐसा ना हो कि आप
रूटीन अगर आप चाहेंगे कि अगर हम इसको इस्तेमाल कर ले तब तो शायद हम हर आदमी, हर कोविड पेशेंट को हम लोग बचा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोविड का जो डिजीज का जो प्रोग्रेशन होता है वो हर एक पेशेंट में अलग होता है। अभी जैसा रवि बोला, जैसे आपका हेल्थ अलग है, वैसे ही डिजीज प्रोग्रेशन भी बिल्कुल अलग होता है, हर एक आदमी में अलग होता है। और अलग अलग जो इसके साथ एसोसिएटेड जो डिजीज पैथोलॉजी जिसको हम कहते हैं, वो अलग अलग तरीके से वैरी करती है। किसी में वायरस लोड कम होता है, किसी में वायरस लोड ज़्यादा होता है, किसी में कैपिलरी डैमेज कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। ये सारा कुछ हमें देखना होता है। किसी में बाकी ऑर्गन्स में इन्फेक्शन का असर नहीं होता है, किसी में होता है, किसी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, किसी में नहीं होता। तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इसको समझना। और जब तक ये सही जानकारी ना हो और सही इवैल्यूएशन ना हो, तब तक अगर हम इसके बगैर अगर हम कोई थेरेपी करते हैं बिना समझे हुए, तो इसका बहुत दुष्परिणाम होता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अब डॉक्टर्स जो है आपको इतना जो सलाह दे रहे हैं कि आप खुद को सेल्फ मेडिकेट ना करें, अच्छे से क्लिनिकल जो पैरामीटर्स है उसको समझें, उसको अपने सिम्टम्स से कोरिलेट करें, और फिर आप एक डॉक्टरी सलाह के तहत ही आप जो ज़रूरत की मेडिसिन है सिर्फ आप उतना ही उनका सेवन करें। अब आते हैं नेक्स्ट, आते हैं कि देखते हैं नेक्स्ट प्लीज। तो हम फिर अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपको, नेक्स्ट प्लीज, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं जैसे रवि ने बोला कि कब आपको अस्पताल जाना है या नहीं जाना है। तो देखिए, सबसे पहले जब आप माइल्ड होते हैं तो आपको सबसे बड़ा अंतर क्या होगा कि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होगा इस समय। तो माइल्ड बहुत बड़ा ये एक डिजीज का स्टेज है जिस समय से आपके पास 90% से एबव चांसेस होता है कि आप अपने आप को रिकवर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे प्योरली आपको अपने एकदम सिम्टम्स के बेसिस पे ही आपको कोई डॉक्टर की मदद से आपको कोई मेडिसिन लेनी है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है तो एंटीबायोटिक्स ना लें, और जितना मैंने मेडिसिन का पीछे जिक्र किया है वो मेडिसिन ना लें। डॉक्टर्स, अगर आपको फीवर है तो आप सिर्फ पैरासिटामोल लेकर के आप ठीक हो सकते हैं। सिर्फ हेडेक है तो आप उसके लिए सही उपचार कर सकते हैं। तो और आप अपना घरेलू जो जितना उपचार होता है, जितना नेचुरल चीज़ें हैं जो पहले भी मैंने आपको बताया, उसको आप कंटिन्यूस लेते रहे। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप नेचुरली अपने आप को सप्लीमेंट्स कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप लेते रहें। तो फिर आप यहाँ से बहुत आसानी से रिकवर हो सकते हैं। यहाँ अगर आपने सेल्फ मेडिकेशन ज़्यादा किया या आपने किसी तरीके का गलत ट्रीटमेंट किया, तो आपके मॉडरेट होने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर आप मॉडरेट में चले गए, उसके बाद आपको फिर वहाँ तो मस्ट है आपको मेडिकल केयर में आने की। और वहाँ आपको एक एक स्टेप आपका मेडिकल एडवाइस पे ही तय होता है। तो वहाँ आपको हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है और आप ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर आपको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी मैंने लिखा है कि आपको उस समय आप देखिए, आपको स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन में जाना चाहिए, और फिर आपका क्लिनिकल फाइंडिंग्स होता है, और फिर आपका सिम्टम्स को कोरिलेट करके और फिर आपका उपचार किया जाता है। और इसी दौरान कई लोग जो है सो सीवियर भी हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे वायरल का इन्फेक्शन होता है तो बाकी चीज़ें भी साथ साथ शुरू हो जाती हैं। और वायरस का इन्फेक्शन कम भी हो सकता है, लेकिन अगर जैसे ब्लड कैपिलरी डैमेज है, ज़्यादा हो रहा है, तो आपको डिजीज़ का वो सिविरिटी बढ़ता चला जाएगा। तो उस समय फिर हमें और भी इन्वेसिव ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है। और सही ट्रीटमेंट उस समय बहुत ये आपका डिटरमाइन करता है कि यहाँ से आपका आउटकम क्या होगा। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में भी मैं यही बोलूँगा, कभी भी आपको रश नहीं करना चाहिए, और कुछ भी अनप्रूवन ड्रग्स आपको नहीं लेना चाहिए। और कभी भी डॉक्टर्स के ऊपर इस तरह का ये दबाव ना बनाएं कि मेरे किसी रिश्तेदार को ये ड्रग दे दिया गया था तो ये ठीक हो गए थे। तो आपको पूरी जानकारी के तहत ही कोई भी उपचार इस समय करना चाहिए। इसके साथ मैं कोशिश आशा करूंगा कि आप लोग को कोविड का जो डिजीज का रिस्पांस है, अब इस पूरी जानकारी के बाद, हमारे चारों सेशन के बाद, एटलीस्ट आपको कोविड का पूरा रिस्पांस मैकेनिज्म आपको अब समझने में ज़्यादा आसानी होगी। हाँ, इसके बाद भी हम लोग आपके लिए अवेलेबल रहेंगे।
और आपका जब पर्सनल आपको कोविड मैनेजमेंट में अगर आपको कहीं दिक्कत होती है, आपको अपने सिम्टम समझने में, सही तरीके से एवेलुएशन करने में, या आपको अपने क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो आपके ब्लड रिपोर्ट्स हैं उसको कोरिलेट करने में आपको कहीं भी किसी तरह की परेशानी है, तो आप मेरे फेसबुक पेज हेल्थ परामर्श पे जा करके आप अपना सारा क्लिनिकल रिपोर्ट भेज सकते हैं, और उस समय में आपको पर्सनल 1-to-1 आपको ट्रीटमेंट कोर्स के बारे में आपको गाइड करूंगा, और आप अपने डॉक्टर के संपर्क में उस ट्रीटमेंट को आप फॉलो अप कर सकते हैं। एक सवाल जो आया था कि कोविड इन्फेक्शन के 1 साल के बाद भी जो एंटीबॉडी लेवल्स हैं वो एक पूरी फैमिली में दे सेइंग कि उनका 120 से 140-50 के लेवल पर है, जबकि बाकी उनके जितने भी कोलीग्स हैं उनका 40 या 50 की रेंज में ही है। तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर सतीश? देखिए, अभी जैसे बताया कि हर एक में इन्फेक्शन का जो डिग्री होता है अलग होता है, और हर एक में इम्यून रिस्पांस अलग होता है उसके अकॉर्डिंगली। अगर आपका इम्यून रिस्पांस बहुत अच्छा है रिकवरी के बाद, अगर एंटीबॉडीज बहुत हाई है, तो अगर आप मेरा पिछला शो देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि 4 तरह का इम्यून रिस्पांस आप में जनरेट होता है। उसमें एक इम्यून रिस्पांस होता है एंटीबॉडी। अगर एंटीबॉडी लेवल अगर आप में बहुत हाई है तो आप नेचुरली प्रोटेक्टेड हैं, तो उस समय आपको किसी भी तरह का वैक्सीनेशन के लिए रश नहीं करना चाहिए। अगर आपका वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ सवाल है तो आपको वैक्सीनेशन का रश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नेचुरली प्रोटेक्टेड हैं, और जितने भी वैक्सीन हैं वो सारे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन हैं। और फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन का मतलब है कि वो ओरिजिनल कोरोना वायरस के स्ट्रेन के खिलाफ बने हैं, और वो ऐसा नहीं है कि वो हर एक वेरिएंट के खिलाफ आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो आप अपना नेचुरल इम्यूनिटी पे आप भरोसा करिए, और नेचुरल इम्यूनिटी आपको उतनी ही इम्यूनिटी देगा जितना कि हो सकता है आपको वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी से भी मिले। तो आप उस समय वेट कर सकते हैं, बिल्कुल वेट कर सकते हैं, ओके, लेकिन तो विथ ऑल प्रिकॉशंस। आप ऐसा नहीं है कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले और आप में री इन्फेक्शन का खतरा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि किसी दूसरे स्ट्रेन में ये इम्यूनिटी आपकी काम ना करे, तो उस स्ट्रेन से आपको इन्फेक्शन हो जाए, तो फिर उस समय आप फिर से उतने ही बीमार हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको फुल कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना है, ऑल प्रिकॉशन, ऑल जितने भी प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं, यू हैव टू फॉलो एज इट इज, एज you have been never infected and you have no immunity. Okay, so if any of the audience has any questions, यदि आपके कोई सवाल हैं तो please feel free to use the comment box. हेल्थ पैंडेमिक्स एंड यू का जो ये सीरीज है, जो कि कोविड के ऊपर एक ब्रीफली लेकिन बहुत ही एक आसान से समझे जाने वाले तरीके से हमने हेल्थ परामर्श, डॉक्टर सतीश की जो फेसबुक पेज है हेल्थ परामर्श, और जो हमारी पेज है एक्सेप्ट डायग्नोसिस प्रोग्राम फॉर स्ट्रेस फिजियो कम्युनिटी, इन 2 पेजेस पर हमने किया है। और आज हमारे ब्रॉडकास्ट पार्टनर DRT SPR चैनल से डॉक्टर टैंजिला शिवा प्रसाद रेड्डी, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम हैदराबाद, इन्होंने भी आज हमें एक मौका दिया है हमारे सीरीज के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में। तो आप उनके YouTube चैनल पर भी आप जो कमेंट बॉक्स से यू कैन आस्क योर क्वेरीज, एंड जैसा भी होगा आपके क्वेरीज का सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अगर आप डॉक्टर सतीश से पर्सनली या आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर ने पर्सनली कंसल्ट करना है, एज पर द स्टेटस रिपोर्ट्स को डिस्कस करना है, तो यू कैन हायर हिज प्रोफेशनल कंसल्टेशन सर्विस। आप हेल्थ परामर्श के पेज पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के मैसेज में मिलेगा। और आप किसी भी प्रकार से अपना सवाल, एक जनरल सवाल आप पूछना चाहें तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। यदि आप कोई पूछना चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन इज द बेस्ट वे टू गेट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड satisfactory answer. So thank you, Dr. Satish, for your valuable time for these 4 sessions of health pandemics and you. और जैसा मैंने पहले सेशन में कहा था कि जानकारियां हमें हर तरफ से मिल रही हैं, लेकिन सोर्स का हमें कभी भी ज्ञान नहीं होता है। हम हर सोर्स को ये मानकर चलते हैं कि एक लेटेस्ट न्यूज़ अपने आप में एक सोर्स है, जबकि न्यूज़ कभी भी सोर्स नहीं होती है, खबर कभी भी स्रोत नहीं होता है। यू मस्ट ऑलवेज नो कि साइंटिफिक फील्ड, जो साइंटिफिक रिसोर्स है, जहाँ से ये चीज़ें बनकर निकलती है, जहाँ से ये डायरेक्शंस, गाइडलाइंस
निर्देश निकलते हैं वहां से क्या वास्तविक चीजें बाहर आ रही हैं और आपको क्या समझने की जरूरत है। तो इन द नटशेल आप एक यदि जस्ट मैसेज देना चाहें हमारे सभी सीरीज के जो भी दर्शक हैं, तो उनको आप जस्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर सतीश? देखिए, कोविड 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 जाहिर सी बात है कि अभी जो सेकेंड वेव में आया है, ये पहले से हमें ज़्यादा असर कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोविड से लड़ नहीं सकते हैं और इससे हम निकल नहीं सकते हैं। इस समय हमें सबसे बड़ी चीज़ जो है जानकारी, हमारे लिए सबसे पहला हमारा रिस्पॉन्स तय करता है। अगर आपके पास बिल्कुल सब सही जानकारी है और साइंटिफिक सारी नॉलेज आपके पास है डिजीज़ के बारे में, तो आप बहुत बढ़िया अपना रिस्पॉन्स तय करते हैं और आप बिल्कुल इस कोविड से निकल के भी आ सकते हैं और हम इस चेन को भी ब्रेक कर सकते हैं और इस महामारी को हम पूरी तरीके से अभी भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इन केस अगर वायरस अगर फिर से दोबारा अगर म्यूटेट होके अगर फिर से वायरुलेंट होके आता है, तो उस समय आज जो हमने लेसन लर्न किया है, उस समय हमें इस खतरनाक स्थिति में आने से बहुत हद तक बचा सकता है। तो प्लीज आप लोग किसी भी रूमर्स में ना भरोसा करें। ये रातों रात जो सेंसेशन जो फैलाते हैं लोग, उसमें ना भरोसा करें। मैंने आपको आरटीपीसीआर के बारे में ही बताया है और कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े लोग हैं तो उनको साइंटिफिक नॉलेज होती है। देखिए, आरटीपीसीआर के बारे में कितने लोग जानते हैं, न्यूज़ में बहुत लोग गलत अफवाह फैला देते हैं कि आरटीपीसीआर म्यूटेंट को डिटेक्ट नहीं कर रहा। अभी मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि आरटीपीसीआर होता कैसे है, कैसे उसमें अगर म्यूटेंट हो भी सकता है तो हम उसको कितने आसानी से एक छोटे से चेंज बदलाव करके हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, इनकेस अगर नहीं करते। लेकिन ऐसे सेंसेशनल न्यूज़ से आप बचें और अफवाह में आके आप अपना देखिए, आपका अल्टीमेटली रिस्पॉन्स आपके इंडिविजुअल लेवल पे होता है और अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप अपना रिस्पॉन्स सही रखते हैं तो पूरा आपका परिवार, आपका, फिर आप देखिए पूरे देश सुरक्षित रह सकता है। तो जानकारी बहुत हद तक बचाव है, ये कहना बिल्कुल सही होगा और यही मैसेज हम लोग इस 4 एपिसोड में लेकर आए हैं और इसके बाद यहाँ से आप लोगों तक सही जानकारी लेके जाए। जितना भी मिस इन्फॉर्मेशन है उसको आप काउंटर जो है राइट साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन से ही कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको राइट साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये चॉइस आपका है। लेकिन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो फिर जब लाइफ ही नहीं बची तो फिर आप आगे आपके लिए क्या बचता है। तो इसीलिए आप हेल्थ बिल्कुल को बहुत प्रायोरिटी दें और इसका गाइडलाइन आपको क्या तय करना है अब आप खुद यहाँ से अपना एक सोच बनाएं और लोगों में भी ये जागरूकता जरूर फैलाएं। यही संदेश हमारा जरूर। हेल्थ पैरामर्स और हेल्थ पैंडेमिक्स एंड यू के चारों पैनल, चारों डिस्कशन से लोगों को यही हम लोग देना चाह रहे हैं। बिल्कुल, तो जैसा आपने पहले सेशन में कहा था, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये साइंटिफिक प्रॉब्लम है। तो इसे प्लीज लॉजिक से ना लड़ें, इसे साइंटिफिक तरीके से एक साइंटिफिक तथ्यों के आधार पर और जो डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं उन साइंटिफिक तथ्यों की पहली पहुंच उनकी ही होती है। तो यदि आपको किसी भी प्रकार से यदि शक है कि आपको सिम्टम है या नहीं है, गेट इट कंफर्म थ्रू डॉक्टर ओनली। आप कभी भी अपना खुद का इलाज करने का प्रयास ना करें, किसी और को देख करके अपनी स्थिति से ना समझे। ये हम बार बार इस पूरे सारे सेशंस में हमने कहा है और ये जानकारी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें आगे, अब जैसे ये ब्लैक फंगस का भी एक मसला आ रहा है। हालांकि ब्लैक फंगस हमारे इस हेल्थ पैंडेमिक्स एंड यू के डिस्कशन से बाहर की चीज़ है, लेकिन फिलहाल मैं ज़रूर इतना कहना चाहूँगा कि यदि हम सावधान नहीं रहे तो आगे आने वाली चीज़ें भी शायद हमारी ही गलतियों का नतीजा होंगी। तो इसीलिए कहीं से भी हमें वायरस को मौका नहीं देना है, हमें खुद को मौका देना है। थोड़ा सा संयम रखें, लॉजिक से नहीं साइंटिफिक अप्रोच रखें। सो हम सभी जो है इस मुसीबत से ज़रूर बचेंगे भी और इससे पीछे छोड़ेंगे भी। सो डॉक्टर सतीश, थैंक यू सो मच और आशा करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड के इस नए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है हमें आपकी सेवाएं जो है देश भर में और भी ज़्यादा सही तरीके से और वो भी ज़रूरत के समय पर हमें ये मिलती रहेगी।
सो इस शो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। टेक केयर। नमस्कार।